Finally, starting here one of the most important topic, that is tribunals, right? और जब देखो जब यार ये ट्रिब्यूनल्स बनते रहते हैं और न्यूज़ में भी रहते हैं और हमने ट्रिब्यूनल्स को कई बार कवर भी कर लिया है, बट इस बार जिस तरह से हम ट्रिब्यूनल्स को कवर करेंगे, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टाइम और सबसे बेस्ट वे में हम ट्रिब्यूनल्स को कवर करेंगे. So let's start. About tribunals. भाई ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, ठीक है. So a tribunal is a quasi judicial body, right? Quasi judicial body established under an act of parliament or state legislature to adjudicate disputes or complaints. क्या होता है भाई ये क्वासी जुडिशियल, यानी अ ट्रिब्यूनल इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू एब्जुडिकेट यानी कार्यवाही के लिए, ठीक है, कानूनी कार्यवाही जिसे कहते हैं, ठीक है. एब्जुडिकेट डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स, ठीक है, कार्यवाही के लिए, या किस से रिलेटेड, या तो डिस्प्यूट से रिलेटेड या कंप्लेंट से रिलेटेड, ठीक है. क्लियर, थोड़ा आ रहा समझ में. सो भाई क्वासी जुडिशियल एक बार देखना पड़ेगा. सो फाइनली यार जो भी क्वासी जुडिशियल बॉडी रहती हैं, ठीक है, दीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ठीक है, ऐसी कोई भी एजेंसी हैज़ द अथॉरिटी and procedures resembling that of a court of law or judge. It is obliged to determine facts objectively and to make conclusion from them to provide the basis for official action. कुछ और मतलब रहता है क्या भाई? There is one more question. भाई मुझे लग रहा है आज quasi-judicial bodies are administrative or non-judicial entities that possess the authority to adjudicate disputes, make decisions and impose penalties in specific areas. क्या करें आज, इसको छोड़ दें क्या? होता क्या है quasi-judicial bodies? Quasi-judicial bodies are administrative or non-judicial bodies entities that possess the authority to adjudicate disputes, make decisions and impose penalties in specific areas. Although not part of the traditional judicial system, they exercise power akin to court, thereby providing a more efficient and focused mechanism for डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, थोड़ा और इफेक्टिव मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. क्वेश्चन तो वैसे ये आ गया है क्या? नहीं आया है, ठीक है. पर हम हमारी रिकॉर्डिंग को नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग का एक मेन विज़न है या मेन एम है कि यार कम से कम आपको बेसिक चीज़ें पता हो, ठीक है. और ये क्वासी भले ही आप इसको सप्लीमेंट कर लोगे, बट बेसिक तो वही है ना जो आपने लक्ष्मीकांत का पढ़ा, और वो बेसिक ही पता रहना चाहिए प्रीलिम्स के लिए. और हम ज़्यादा बड़ा बना के हम प्रीलिम्स के लिए हम अपना सिर नहीं खपाना चाहते, ठीक है. तो इतना सफिशेंट है, ठीक है. तो ऐसा मत सोचो कि यार वैसे भी इतना भी अभी बहुत बड़ा बनेगा ये वीडियो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अ ट्रिब्यूनल इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है. तो ये भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू एब्जुडिकेट डिस्प्यूट्स और कंप्लेन, ठीक है. क्या मतलब है? एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर के उससे भी बन सकता है और
पार्लियामेंट की थ्रू एक्ट के भी, क्या ये होता है क्या? अभी आप पढ़ बस लो, ठीक है, बाद में हम इसको थोड़ी क्लैरिफाई करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल की बात करेंगे कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर भी बना लेते हैं क्या, ठीक है, ये थोड़ी समझना पड़ेगा। या फॉर लिखा है, क्या लिखा है? अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यार कहने का मतलब तो यही है कि स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। तो क्या ये सही में होता है क्या, देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफ लिखा है, ठीक है, टू नहीं लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए या ऐसा कुछ भी, ठीक है, ऑफ लिखा है, ठीक है, क्लियर, ऑफ लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट भाई, लेट्स मूव फर्दर। सो proceedings of tribunals are deemed to be judicial proceedings. Proceedings of tribunals are deemed to be judicial proceedings, यानी जो भी आप प्रोसीडिंग करते हैं, आप जैसा काम करते हैं वो वैसी ही रहेगी जैसा एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। एंड इन सर्टेन मैटर्स दे हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल अब हम देखेंगे कि यार ईजी क्या सही में एग्जाम्पल होता है या कुछ और होता है, ठीक है। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की यदि हम बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी ऐसी ही कुछ एक्स्ट्रा पावर्स को लेकर आता है, ठीक है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी कुछ पावर रहती हैं, ठीक है। नाउ दे डू नॉट फॉलो टेक्निकलिटीज़ ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स और एविडेंस एज लेड डाउन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, बट डू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यार ये उतनी टेक्निकलिटीज़ को तो फॉलो नहीं करते हैं, बट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, इसको भी देखेंगे। दो कॉन्सेप्ट अब आपको मिल गए हैं। जैसे जैसे आप इस वीडियो को सुनते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि यार क्या क्या सप्लीमेंट करना है, ठीक है, लैपटॉप में। ये तो आपकी बेसिक पीपीटी रहेगी आपकी मोबाइल में, बट लैपटॉप के लिए आपको कौन कौन सा सप्लीमेंट करना है वो थोड़ा पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या देखा भाई इसमें हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको सब सप्लीमेंट करना है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी करना है, ठीक है। देन अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं और आगे। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब थोड़ा आप खुद ही थोड़ा बहुत देखो, पॉलिटी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, ठीक है, पर वो कॉमन सेंस है ना हर बार चलता नहीं है, अपन को लगता ज़रूर है, बट यदि हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो कॉमन सेंस भी आपको इजी बना देगा, ठीक है, उस सब्जेक्ट को इजी बना देगा। यहाँ पे कैसी कॉमन सेंस, आपको लगता था कि यार हम पहले से ही सोच लेंगे नहीं यार हमारी कोर्ट में इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो इतने सारी केसेस को हैंडल ना कर पाए, इसलिए हम थोड़ा क्या करते हैं इनके लिए कोई हेल्पिंग बॉडी भी बना लेते। क्या आपने पहले से ही सोचा था कि आप नई बार इनफेक्टिवनेस तो आएगी ही, इनएफिशिएंसी रहेगी ही, तो चलो इनको कुछ और ऑप्शन दे देते। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ऐसा सोच सकते हो? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने ऐसा सोचा होगा? नहीं सोच सकते ना। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। सो डिड नॉट कंटेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, समझो ज़रा ध्यान से, किस में नहीं है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, समझो ज़रा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? अब वो थोड़ा देखेंगे हम। सो द 42nd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1976 added a new part, that is 4A, to the constitution. The part is entitled as tribunals and consists of only 2 articles. समझो ज़रा ध्यान से। एक तो हमारा वो यार मतलब 42 अमेंडमेंट में तो बहुत सारा कुछ ऐड किया है, पंचायत भी, म्यूनिसिपैलिटीज़ भी, और ये भी। हाँ पक्का यार, बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो उनको किस अमेंडमेंट में एक्ट किया था? 72 और 73 में ना। आई कब थे वो? 1991 के अकॉर्ड अराउंड शायद,
बताओ ये पॉलिटी कर रहे हैं, मतलब जिनको व्यक्ति को 72 और 73rd या 73rd और 74th अमेंडमेंट नहीं पता, वो क्या खाक तैयारी कर रहा है यूपीएससी की। सबसे बेसिक है, और ये भी नहीं पता तो आप क्या पता क्या ही पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब सबसे अमेंडमेंट में दो तो पता ही रहने चाहिए, 73rd और 74th, जब आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात कर रहे होते हो। बट याद रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड अ न्यू पार्ट 4A to the constitution. This part is entitled as tribunals and consists of only 2 articles. 2 ही आर्टिकल हैं इसमें बस, या देखा जाए तो एक आर्टिकल है लेकिन 2 पार्ट हैं, ठीक है। 323वां आर्टिकल है, ठीक है। 323वां का जो ए आर्टिकल है, ठीक है, 323A, इट डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। और 323B जो है वो बात करता है ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, ठीक है। यदि किसी अदर मैटर्स के लिए भी यदि ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं तो उसकी बात कौन करता है, 323B करता है, ठीक है। देन अब बात करते हैं की डेवलपमेंट इन द इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम की। यार जो ट्रिब्यूनल सिस्टम हमारा अब तक आ गया है, इसकी की डेवलपमेंट क्या थी, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, और बीच बीच में ऐसी कौन सी स्टेजेस आई जिसको लिखकर हम कह सकते हैं कि यार ट्रिब्यूनल्स में कुछ तो प्रोग्रेस हमें देखने को मिली। सबसे पहले 1941 में एक्ट कब आया, 1942, 1976, ये क्या नाटक है। सो 1941 की बात करें, सो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड एज फर्स्ट ट्रिब्यूनल इन इंडिया। ये क्या है यार, जब एक्ट बाद में आया तो इन्हें पहले से ही ये क्या पता क्या ही सिस्टम है, थोड़ी समझने से बाहर है। 1941 में ही पहला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ फर्स्ट ट्रिब्यूनल इन इंडिया। एक्ट 1976 में आया और ट्रिब्यूनल पहले ही बन गया 1941 में। आगे बताओ 1976 की बात करें, सो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 noted that high courts were burdened with the service cases by public servants, and 42nd amendment to the constitution was passed. Article 323 and 323B inserted. अब हम ज़रा देखेंगे कि यार अमेंडमेंट हुआ ही क्यों, जब 1941 में आपने सोच ही लिया था कि चलो ठीक है सारा काम चल रहा है, तो फिर स्वर्ण सिंह कमेटी को लाने की क्या ज़रूरत थी। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1941 से जब आप ट्रिब्यूनल ऐड करते ही जा रहे हो तो तब भी तो आपको पता ही होगा ना कि यार इनकम टैक्स नाम की कुछ चीज़ों को आपको इनको दे देना चाहिए ये केसेस, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बर्डन बढ़ा रहे थे। तो आपको ये 35 साल क्यों लग गए ये सोचने में कि नहीं यार कुछ और एरियाज़ भी हो सकते हैं। तो फिर इनकम टैक्स का वो लीगलाइज सेंक्शन नहीं था क्या पता क्या ही था, बट इट्स ओके। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 ने बताया कि भाई हाई कोर्ट्स वर बर्डन विद द सर्विस केसेस बाय पब्लिक सर्वेंट्स एंड 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड, 323A एंड 323B इंसर्टेड। अब यदि बात करें सो सिंस 1980s several tribunals were established under different acts. These includes the Central Administrative Tribunals for administrative matters, Securities Appellate Tribunals to hear appeals against tribunals of financial sector regulators etc. ठीक है, फिर क्या है 2017 में फाइनेंस एक्ट 2017 रीऑर्गेनाइज्ड द ट्रिब्यूनल सिस्टम बाय मर्जिंग ट्रिब्यूनल्स बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलरिटी। द नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 26 to 19, ठीक है। तो फंक्शनल कॉमननेस को देखकर या फैमिलियरिटी को देखकर हमने 26 से घटाकर क्या कर दिया, 19 कर दिए ट्रिब्यूनल्स के नंबर, ठीक है। देन
It delegated powers to the central government to make rules to provide for qualification, appointments, removal and conditions of services for chairpersons and members of these tribunals. ठीक है, तो 2017 तक ये भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई। और अभी हम देखेंगे कि भाई इसको कुछ प्रिसाइड करने वाला भी और क्या बोलते हैं, प्रिसाइड करना और एक और क्या रहता है, रिकमेंडेशन देना। ठीक है, वो भी उसके लिए भी कुछ प्रोविज़न है 2017 में। लेकिन फिर भी पावर किसको दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की, टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ दिस ट्रिब्यूनल्स। तो ठीक है, सारा कुछ पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुद ही नहीं कर रही थी, कुछ नीचे और प्रोविज़न थे। वो क्या प्रोविज़न है वो देखेंगे। 2021 की बात करें तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आया, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आया। ठीक है, क्या किया इसने, द एक्ट एबोलिश्ड सर्टेन ट्रिब्यूनल्स लाइक फिल्म सर्टिफिकेशन, एपलेट ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड एट्सेट्रा, एंड ट्रांसफर्ड देयर फंक्शंस टू द एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज मेनली हाई कोर्ट। ठीक है, तो फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर जो भी फंक्शंस थे, जो ट्रिब्यूनल सब तक परफॉर्म करते आ रहे थे, वो किसको दे दिया, वो ट्रांसफ़र कर दिया हाई कोर्ट को। Act also proposed changes in the process of the appointment of certain tribunals. Changes in the process of appointment. तो मेंबर की ही बात कर रहे होंगे कि भाई कुछ मेंबर की अपॉइंटमेंट में भी कुछ चेंजेस लाए गए। नाउ सर्टेन करंट अफेयर बेस्ड कुछ चीज़ें देखो। अभी ये फिर से ट्रिब्यूनल्स न्यूज़ में थी कुछ टाइम पहले। ठीक है, और मुझे पता था ये, बट लेट्स सी। कोर्ट रूलिंग, Supreme Court held that a tribunal subject to the High Court's jurisdiction under Article 2226। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो किसके अंडर आते हैं, jurisdiction अंडर ऑफ हाई कोर्ट। प्रोवाइड कौन करता है, आर्टिकल नंबर 226। कैन नॉट बी परमिटेड बाय लॉ टू डायरेक्ट द फ्रेमिंग ऑफ अ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मैटर्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, और आप क्या कर सकते हो, इंटरफेयर नहीं कर सकते हो किसी भी मामले में। ठीक है, आप डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व कीजिए, कंप्लेंट को रिजॉल्व कीजिए, बट यू कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम द पॉलिसी। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं केवल आपको उनको सॉल्व करना है। Then also Supreme Court said that a making policy is not in the domain of the judiciary। ठीक है, तो अब क्यों जुडिशरी, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स भी तो इसी का पार्ट है ना, जुडिशरी का। कौन सी जुडिशल पार्ट है, कौन सी जुडिशल बॉडी है, तो अब तो जुडिशरी भी नहीं हो, कौन सी जुडिशरी हो। Then about tribunal systems, nature, tribunals are quasi-judicial bodies. The objective may be to reduce the caseload of the judiciary or to bring in subject expertise for technical matters. Clear? To bring the subject expertise for technical matters। ठीक है, तो क्या इसमें ये क्या है यार, मतलब ये अलग अलग है क्या। अब होता होगा यार वैसे जब हम अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो शायद, पर यार जुडिशरी में फिर आप कैसे देखोगे कि यार फिर सर्टिफिकेशन का इनको नॉलेज है कि क्या है, वो रहता होगा कुछ प्रोविज़न, बट एक्सपर्टाइज का यदि सोचा ही है तो ठीक है, रहता होगा ऐसा कुछ प्रोविज़न। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन इन 1976 आर्टिकल 323A and 323B were inserted in the Constitution of India through the 42nd Amendment। ठीक है, Article 323A empowered Parliament to constitute administrative tribunals both at central and state level for adjudication of matters related to recruitment and conditions of services of public servants, जिसमें आर्टिकल 323B जो है specified certain subjects such as taxation and land reforms for which parliament or state legislature
मे कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल बाय एनेक्टिंग अ लॉ। समझो ज़रा ध्यान से, 323 की बी की अभी हम क्यों बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से आ गया, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से आ गया, उसके लिए ये प्रोविज़न समझो ज़रा ध्यान से। इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल 323 बी जो है, ठीक है, उसका प्रोविज़न समझो। स्पेसिफाइड सर्टेन सब्जेक्ट्स सच एज टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स फॉर विच पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मे कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल्स बाय एनेक्टिंग अ लॉ। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ठीक है, जो शायद स्टेट लिस्ट की बात यहाँ पे चल रही हो, जैसे, ठीक है, जैसे कुछ जो फंक्शन है ना, भले ही आप चाहो भी तो उनके ऊपर आप उन सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट एक्ट पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी जरिस्डिक्शन में नहीं आती है। एजुकेशन को लेकर यदि कुछ ट्रिब्यूनल बना, एग्जांपल दे रहा, या लैंड रिफॉर्म सबसे बेस्ट है, तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर ही अपना एक्ट पास करेगी, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं की जरिस्डिक्शन में आती है। स्टेट लिस्ट का पार्ट है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, या एक और क्या था, टैक्स रिफॉर्म्स कुछ था, सर टैक्सेशन को लेकर। क्लियर? अब पता चला स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से आ गया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आ गया जरिस्डिक्शन को लेकर, ठीक है, जो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट जो लिस्ट है, वहाँ पे इन दोनों का नाम आ गया, ठीक है, कि जो भी मैटर के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, ए तो छोड़ दो, बी की बात, मेन बात बी की चल रही है। 323 में बी में यदि कुछ अदर मैटर्स है और यदि वो किसी से रिलेटेड है, भले ही वो या तो पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा वो मैटर, ठीक है, यानी सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता हो तो पार्लियामेंट बनाएगी एक्ट, और स्टेट के अंदर होगा तो स्टेट बनाएगा एक्ट, ठीक है ना। ये सारा कुछ कन्फ्यूज़न 323 बी में है, 323 ए में तो ठीक है। सो इन 2010 द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट सब्जेक्ट मैटर्स अंडर आर्टिकल 323 बी आर नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिव, एंड legislature are empowered to create tribunals on any subject matters under their purview as specified in the 7th schedule of the constitution। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि यार 7th शेड्यूल में है क्या ऐसा, 7th शेड्यूल की परव्यू में भाई जो भी आता हो उससे रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। सो लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू क्रिएट ट्रिब्यूनल्स ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, अंडर स्पेसिफाइड इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल क्या है, इसको भी आप ऐड करना है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स बनता कैसे है, ठीक है, क्या क्या रहता है, कौन कौन से मेंबर रहते हैं। सो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स की बात करें, सो द प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स, दैट इज टेक्निकल मेंबर्स along with judicial member is a key feature of tribunals which distinguishes them from traditional courts। समझो अब ज़रा ध्यान से, ये एक और है जो आप सब सप्लीमेंट्री मटेरियल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्या ऐड कर सकते हो, क्या ये टेक्निकल मेंबर आते कहाँ से हैं, जुडिशल तो आपने फिर भी सोच लिया, चलो ठीक है, टेक्निकल मेंबर आते कहाँ से हैं, और यही टेक्निकल मेंबर्स का होना ही ट्रिब्यूनल्स को और अच्छा बनाता है, ठीक है। नाउ जरिस्डिक्शन की बात करें, सो ईच ट्रिब्यूनल इज गिवन स्पेसिफिक जरिस्डिक्शन टू हियर एंड डिसाइड केसेस विद इन इट्स डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। क्लियर? एक्सपर्टाइज से रिलेटेड ही उनको सारा कुछ दिया जाता है। या सम ट्रिब्यूनल्स हैव एपीलेट जरिस्डिक्शन, ये एपीलेट जरिस्डिक्शन क्या है ये भी ऐड करना प्लीज़। ओरिजिनल जरिस्डिक्शन क्या है इसको भी ऐड करना। इसमें क्या लिखा है, सम ट्रिब्यूनल्स हैव एपीलेट जरिस्डिक्शन, बट थोड़ा बहुत इसमें अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मीनिंग दे हियर अपील्स फ्रॉम डिसीजंस मेड बाय लोअर अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है। यदि कुछ हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, सुन लेते हैं अपील वगैरह कि यार लोअर बॉडीज़ में कुछ केसेस वगैरह भेज दिया, क्या यही रहता है क्या, मुझे नहीं पता यार। मतलब देखो, समझो ज़रा ध्यान से, समझ लो कुछ दिक्कत आ गई लोअर कोर्ट्स में जीएसटी को लेकर, और अभी जीएसटी को लेकर ट्रिब्यूनल नहीं बना है, तो क्या मैं ट्रिब्यूनल में भेज सकता हूँ, क्या ये प्रोविज़न है क्या पता यार।
तो एपिलेट जुरिसडिक्शन क्या काम का फिर, यह होता क्या है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा? सो ईच ट्रिब्यूनल इज गिविंग स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन. ओके वेट. सब ट्रिब्यूनल्स हैव एपिलेट जुरिसडिक्शन मीनिंग दे हियर अपील्स फ्रॉम डिसीजंस मेड बाय लोअर अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़. ये क्या करती हैं? सुनती हैं, देखती हैं. ठीक है, या एक बार और हम देखेंगे कि एपिलेट जुरिसडिक्शन क्या होता है. ठीक है, यानी अपील कर दी कि यार आप इन केस को सुनो. तो ये कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो सुन लेते हैं, ठीक है, उन केसेस को. सो अपील्स की बात करें, सो अपील्स फ्रॉम द ट्रिब्यूनल्स यूजुअली लाई विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. हाउएवर सम लॉज स्पेसिफाइड दैट अपील्स विल बी हेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, क्या लिखा है समझो ज़रा ध्यान से यार, कुछ का कुछ. क्या लिखा है? अपील्स फ्रॉम ट्रिब्यूनल्स यूजुअली लाई विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. ठीक है, यदि कुछ अपील हो ही जा रही तो या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट. इन चंद्र कुमार केस 1997 अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स वर अलाउड इन द डिवीज़न बेंच ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में भी कौन सी बेंच? डिवीज़न बेंच. कुछ और भी बेंच रहते हैं क्या यार? ये तो जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तभी आएगा समझ में. ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक हाई कोर्ट ही रखें क्या? ठीक है, हाई कोर्ट ही रखेंगे अगला टॉपिक. ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है. सारा कुछ जितना भी नाटक हो रहा है वो सुप्रीम ही कोर्ट में हो रहा है, इसलिए थोड़ा ख़तरनाक हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 2-3 दिन देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस न्यूज़ में थे. तो ठीक है, करंटली ट्रिब्यूनल्स हैव बीन क्रिएटेड बोथ एज ए सब्सटीट्यूट टू हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, दोनों. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे 323A. सो वेट, चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की. भाई क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स? सो आर्टिकल 323A empowers the parliament to provide for the establishment of administrative tribunals. ठीक है, 323A for the adjudication of disputes relating to recruitment and condition of services of persons appointed to public services of the center, the states, the local bodies, public corporations and other authorities. ठीक है, तो इन सारा कुछ बॉडीज से रिलेटेड क्या? फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज. किससे रिलेटेड? रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड. किससे रिलेटेड? पॉलिटी में यही है, टेक्निकल टर्म्स का खेल है. किससे रिलेटेड? रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड. किन की? जहाँ से जैसी वीडियो बना रही है वैसे ही नोट्स बनाना है आपको. किससे रिलेटेड? कंडीशंस ऑफ सर्विसेज और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड. किन की? पब्लिक सर्विसेज, persons of the public services of the center, states, local bodies, public corporations and other public authorities. ठीक है, clear. Now in other words 323A enables the parliament to take out the adjudication. कौन करता है भाई ये सारा कुछ? कौन करता है? किसके ऊपर किसको पावर दी गई है? 323A में मेनली किसको पावर दी गई है? पार्लियामेंट को. ठीक है, एडजुडिकेशन क्या है? द एक्ट ऑफ जजिंग अ केस. ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी केस को की वकालत टाइप की करना. ठीक है, पार्लियामेंट टू टेक आउट द एडजुडिकेशन. ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो ये सारा कुछ कर सकता है या करवा सकता है. ठीक है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सर्विस मैटर्स फ्रॉम द सिविल कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स एंड प्लेस इट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. ठीक है, तो ये इनसे लेके, ठीक है, किन से लेके? सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर किन को दे सकती है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को दे सकती है. इन परजुएंस ऑफ आर्टिकल 323A पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट इन 1985. अब ये मुझे सही में पागल कर देगा कि यार जब 1976 में सारा कुछ बन गया था तो फिर ये क्या ही खिचड़ी की ज़रूरत थी. ठीक है, जब दोनों आर्टिकल तो वहीं पे ऐड कर दिए थे ना, बट फिर भी 1985 में. ठीक है, सो
द एक्ट ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, दिस एक्ट्स ओपन अ न्यू चैप्टर इन द स्फीयर ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट्स। यहाँ से लोग कहते हैं कि यार पॉलिटी के लिए कोई वो पढ़े हैं क्या, मैगजीन वगैरह, ये सारा कुछ, यही की टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्या ये मेंस वाली है, क्या प्रोवाइडिंग, क्या फंक्शन है ट्रिब्यूनल्स का 323A का, प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट्स। यदि ये सारा कुछ आपको थॉरोली याद हो गया तो आपको फिर कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। और ये ट्रिब्यूनल्स का सही में मैंने सारा कुछ अच्छे से कवर किया है, मतलब मेंस से रिलेटेड। देखते हैं वैसे मेंस के हम क्वेश्चन ऐड करेंगे इसमें लास्ट में कि क्या मेंस जितना हो पा रहा है इनसे इससे। ठीक है, नाउ वेट, देखो अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पढ़ना है, अरे बहुत बड़ा है यार, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पढ़ना है, फिर ट्रिब्यूनल्स ऑफ अदर मैटर्स पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स पढ़ना है, कंसर्न्स पढ़ना है, और वे अहेड पढ़ना है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में भी भाई दो आते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो, ठीक है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिस्टेड ऑफ अ, क्या क्या होता है भाई इसमें, मल्टी मेंबर्ड बॉडी है। ठीक है, CAT एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ अ, कौन कौन रहता है इसमें या कौन कौन रहता था, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स रहते थे। ठीक है, लेटर इन 2006 द प्रोविजन फॉर द वाइस चेयरमैन वॉज रिमूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट एक्ट 2006। ठीक है, तो अब इसमें चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हेंस देयर इज नाउ नो वाइस प्रेसिडेंट इन द CAT। देन सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स इज 69। ठीक है, मेंबर्स कितने होंगे 69, एंड एट प्रेजेंट द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द चेयरमैन इज 1। दे, अब देखो मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दे आर ड्रॉन फ्रॉम द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स से भी आ सकते हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स से भी कहाँ से आएंगे, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, या सर्च करने वाली बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से कहाँ से आते हैं। ठीक है, सो बट अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और अ मेंबर। यानी 50 एज रहनी ही चाहिए, भले ही आपको मेंबर बनना हो या चेयरमैन बनना हो। देन दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years until they attain the age of 70 years। ठीक है, तो 4 साल तक कर सकते हैं या 70 साल तक। ठीक है, 70 वर्ष की आयु तक इन केस ऑफ चेयरमैन, एंड ये चेयरमैन के लिए है, एंड 67 years इन केस ऑफ मेंबर्स विच एवर इज अर्लियर। या तो 4 साल या 70 साल की उम्र। देन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो सेटअप इन 1985। ठीक है, इसलिए एक्ट कब आया 1986 में। अभी हमने देखा था ना, नहीं यार वो अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 में। यार अभी लिखते, अभी समझते चलो। ठीक है, इतना मत समझ लो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कब आया, कब सेटअप किया 1985 में, विद द प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली एंड एडिशनल बेंचेस इन डिफरेंट स्टेट्स। प्रिंसिपल बेंच कहाँ है, न्यू दिल्ली में। देन एट प्रेजेंट इट हैज़ 19 रेगुलर बेंचेस। ठीक है, 17 ऑफ विच ऑपरेट एट द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है,
and the remaining 2 at Jaipur and Lucknow. Then comes these benches also hold circuit sitting. ठीक है, तो भाई जहाँ जहाँ पे ये बेंचेस होती हैं वहाँ पे क्या होती है, दे होल्ड सर्किट सिटिंग. सर्किट सिटिंग क्या है, इसको भी अपने सप्लीमेंट्री मटेरियल में ऐड करना. ठीक है, इससे पता चलता है कि कितना कुछ आपका भी बचा है ट्रिब्यूनल्स को लेकर. ठीक है, देन at other seats of high courts, then the CAT exercises original jurisdiction in relation to recruitment and all services matters of public servants. ठीक है, तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये कौन सा ओरिजिनल जरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है इन रिलेशन टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. ठीक है, यदि पब्लिक सर्वेंट मैटर को डील कर रहा होता है तो ये कौन सा जरिस्डिक्शन यूज़ कर रहा होता है, ओरिजिनल जरिस्डिक्शन. ठीक है, इट्स जरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स अप टू द ऑल इंडिया सर्विसेज. ठीक है, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड द सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, हाउएवर the member of the defense forces, officers and servants of the Supreme Court and the secretarial staff of the Parliament are not covered. कौन कौन नहीं आते हैं भाई इसमें, कौन कौन नहीं आते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंडर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर कौन कौन नहीं आते हैं, मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्स. ठीक है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, और सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट ये नहीं आते हैं. तो यार डिफेंस से रिलेटेड कुछ आते थे ना, कौन आते हैं, सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज आते हैं. ठीक है, क्लियर, लेकिन मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं आते हैं, सिविलियन एम्प्लॉयज़ आते हैं. देन अब बात करते हैं, अभी और बड़ा है. सो द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द CAT is made by the central government on the basis of recommendation of a search cum selection committee chaired by the Chief Justice of India or a judge of Supreme Court who is nominated by the Chief Justice of India. क्या लिखा है कि चेयरमैन और मेंबर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. किसकी रिकमेंडेशन से, सिलेक्शन कमेटी की, जिसको चेयर कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो फिर जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, हु इज़ नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्लियर. देन द CAT इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर्स लेट डाउन इन द सिविल प्रोसीजर्स कोड ऑफ 1908. इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस. ठीक है, तो ये सिविल प्रोसीजर्स कोड ऑफ 1908 के अंडर काम नहीं करता, ये बाउंड नहीं है उसको लेकर. ठीक है, किसको लेकर काम करता है, किस गाइड कहाँ से लेता है, गाइडेंस कहाँ से लेता है, गाइडेंस कहाँ से लेता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल प्रोसीजर कोड से लेता है. ठीक है, तो ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि देखो डिफेंस वाले तो ये आते नहीं हैं इसमें, तो क्या पता आधा ये कंफ्यूज करने के लिए, और आप भी सोचने लगे कि यार डिफेंस वगैरह तो नहीं आते इसमें, तो शायद सिविल वगैरह कुछ करते होंगे इसलिए. बट याद रखना, समझो ज़रा ध्यान से. ठीक है, ये बाउंड नहीं रहता है. देन दीज प्रिंसिपल्स कीप द CAT फ्लेक्सिबल इन अप्रोच. Only a nominal fees of 50 rupees is to be paid by the applicant. The applicant may appear either in person or through a lawyer. या तो खुद आ सकता है या तो लॉयर का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. Originally, appeals against the orders of the CAT could be made only in the Supreme Court and not in the High Court. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था कि यार आपको CAT के अगेंस्ट यदि आपको अपील करना है तो आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते थे, केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे. हाउएवर इन द चंद्र कुमार केस 1997, क्लॉज 2D ऑफ द आर्टिकल 323A वॉज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि बताता था कि यार आप नहीं जा सकते, आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा, हाई कोर्ट नहीं. ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस रेस्ट्रिक्शन
on the jurisdiction of the High Court is as unconstitutional, holding that judicial review is a part of the basic structure of the Constitution. यही तो हमें डाउट आया था उस टाइम पे कि यार हाई कोर्ट, कि यार जुडिशियल रिव्यू जो है, अब मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनने क्या कहा कि यार जुडिशियल रिव्यू वो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जब उसको प्रोटेक्ट करने का काम यदि जुडिशरी कर रही है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में बस क्यों परमिशन है, हाई कोर्ट में क्यों नहीं? अब क्लियर आया समझ में? अब क्लियर आया क्यों यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपहोल्ड करने का काम तो सारी जुडिशरी करेगी ना। क्लियर? समझने के लिए वैसे बहुत है, हर डाउट के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट तो नहीं ला सकता ना, खुद को आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करना पड़ेगा कई बार। सो इट लेड डाउन दैट अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द CAT shall बी लाई बिफोर द डिवीज़न बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में भी कहाँ डिवीज़न बेंच, कौन कौन सी बेंच होती हैं, ये फिर से सप्लीमेंट्री मटेरियल है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द CAT विदाउट फर्स्ट गोइंग टू बी कंसर्न्ड हाई कोर्ट। अब क्या प्रोविज़न लाया गया है कि आप विदाउट हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब हम बात करें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को भी सेटअप कर सकती है। लाइक द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्सरसाइज ओरिजिनल जरिस्डिक्शन। क्या होता है यार ये, सही में मुझे पागल, यानी वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है, in the relation to the recruitment and all services matters of the state government employees. Then the chairman, अब देखो यहाँ पे याद रखना कहाँ पे अपीलेट जरिस्डिक्शन आया था, ठीक है, और कहाँ पे ओरिजिनल जरिस्डिक्शन, इसको याद रखना प्लीज़, क्योंकि अभी बीच में अपीलेट जरिस्डिक्शन भी आया था, ठीक है। तो दो जरिस्डिक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। The chairman and members of the central state administrative tribunals are appointed by the central government on the recommendation of the search cum selection committee chaired by the chief justice of high court। कौन करता है भाई, कौन करता है मेंबर्स और मेंबर्स की रिक्रूटमेंट, चेयरमैन और मेंबर्स की रिक्रूटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। द एक्ट also makes a provision for setting up of जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न है, तो क्या ये प्रोविज़न सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव में है? पागल हो गया, स्टेट में ही हो सकता ना यार, ये क्यों पागल कर रहे हो। देन अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल exercises all the jurisdiction and powers exercisable by the administrative tribunals for such states, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल्स को भाई अब तक जो हमने पढ़ा ये थोड़ा उसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स, ठीक है। जरा शॉर्ट में विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी जुडिशियल and have civil court powers in specific matters guided by principles of natural justice, do not follow technicalities of rules of procedures of the Civil Procedures Code and the Indian Evidence Act incorporated under Act 323A and 323B by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। 323A की बात करें so administrative tribunals for public service disputes की बात करता है, established only by parliament, no hierarchy of tribunals, only one tribunal for center and one for each state, ठीक है। नो hierarchy रहती है इसमें, कोई hierarchy नहीं है, ठीक है। hierarchy यानी कोर्ट जैसे बड़ा छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। सो एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 की ए के अंदर आते हैं।
देन 323B की बात करें, सो ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स की बात करता है, एग्जांपल टैक्स, लैंड रिफॉर्म्स का भी हमने एग्जांपल देखा, एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेकिन 323A जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, ये केवल पार्लियामेंट ही कर सकता है, ठीक है। नाउ हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स मे बी क्रिएटेड, ठीक है, लेकिन ए में हायरार्की नहीं रहती, बी में हायरार्की रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें भाई, सो इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल्स, नाउ टू इम्प्लीमेंट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इंडिया एस्टेब्लिश्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द CAT एंड SAT। नाउ बात करते हैं 323B, दैट इज़ द ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स की बात करते हैं। क्लियर? सो भाई ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स की बात करें, सो अंडर 323B द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स। देखो कितना अंतर रहता है उसमें, उसका यूज़ करने से, कलर वगैरह है ना। ये देखो पेज कितना सूखा सूखा सा लग रहा है, ठीक है, बट ठीक है। सो टैक्सेशन से रिलेटेड आ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल एंड लेबर से रिलेटेड, लैंड फॉर्म से रिलेटेड, फूड स्टफ्स से रिलेटेड, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, सीलिंग्स ऑन अर्बन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ओके। देन H इज़ द रेंट एंड टीनेंसी राइट्स से लेकर, ये किस कब ऐड किया था, रेंट एंड टीनेंसी राइट्स एडेड बाय द 75th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993। नाउ आर्टिकल 323A एंड 323B डिफर्स इन द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट। तो 3 तरह से भाई ये लोग डिफर करते हैं, ठीक है। 323B जो है इट कंटेम्पलेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर सर्टेन अदर मैटर्स, ठीक है। लेकिन जो 323A है इट कंटेम्पलेट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स मैटर ओनली, पब्लिक सर्विस मैटर ओनली, ठीक है। समझिए ज़रा ध्यान से, पब्लिक सर्विस मैटर ओनली। ये तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, अब आ गया समझ में थोड़ा और। पब्लिक सर्विस मैटर की बस बात चल रही है, ठीक है। सेंट्रल में सेंट्रल वाली और स्टेट में स्टेट वाली। सेकंड क्या है, 323B कैन बी एस्टेब्लिश्ड बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स फॉलोइंग विद देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, जो आती है उनकी, ठीक है। और 323 जो A है उसको केवल पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 323B हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स में बी क्रिएटेड, बट इसमें हायरार्की नहीं रहती है। देन कम्स इन द चंद्र कुमार केस 1997, आर्टिकल 323B were declared as unconstitutional. The Supreme Court declared those provisions of these 2 articles which excluded the jurisdiction of the High Court. अब आया ये excluded, उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आ रहा था। excluded यानी जो हाई कोर्ट को कुछ भी करने से रोक रहा था, वंचित कर रहा था, ऐसों को हटा दिया। And the Supreme Court as unconstitutional, hence the judicial remedies are now available against the order of these tribunals. Now let's continue. भाई बेनिफिट्स क्या हैं भाई ट्रिब्यूनल्स की। सबसे पहले तो एक्सपर्टाइज वगैरह रहता होगा, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि हमने इतनी रामायण पढ़ी है, एक्सपर्टाइज से रिलेटेड एक्सपर्टाइज पढ़ लेते हैं। मेंड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स सच एज दोज इन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कैसी रहती है, कैन रिवाइज डिसीजन बेस्ड ऑन न्यू फैक्ट्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ना कि टेक्निकलिटीज़ वाला कुछ सिस्टम नहीं होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते कि यार जो सामने दिख रहा है सही क्या है गलत क्या है, उसी को लेकर इनके कानून है, ठीक है। ज़्यादा ये पंचायत नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। आप समझ में आया आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आ रहा था, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आता कि यार फ्लेक्सिबिलिटी क्यों लिखा है वहाँ पे। अब समझ में आया, क्योंकि अब वो घिरे नहीं है ना किसी भी रूल से रेगुलेशन से रिलेटेड। देन कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, नो प्रोविज़न ऑफ कोर्ट फीस एफिडेविट्स, 50 रुपये बस लेते हैं बस, ठीक है। स्पीडी जस्टिस, क्विक केस रेजोल्यूशन थ्रू ओरल हियरिंग बाईपासिंग कॉम्प्लेक्स ट्रायल्स।
दैन इश्यूज़ एंड चैलेंजेस क्या हैं भाई? फर्स्ट है इंक्रीज्ड ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। पहले लग रहा था कि यार कुछ स्पेसिफिक मैटर दे दिए जाएंगे तो चलो ठीक है, वो सॉल्व होती रहेंगे, पर ये जो ट्रिब्यूनलाइजेशन है, ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि यार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो ट्रिब्यूनल को सौंप दो सारे। तो जब देखो जब ट्रिब्यूनल्स ही काम करते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं उनकी कोई ड्यूरेशन भी रहती है क्या, कि आपको इतने इतने महीने के लिए बनाया है, करना पता, ठीक है। सो नो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर्स और अपील्स, इंक्रीज्ड ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। क्योंकि देखो टेक्निकलिटीज़ ही कहलाती हैं, सारा कुछ नियमबद्ध लेकर चलना। जितनी भी चीज़ों को आप इस सब में डालते जाओगी उतना ही सारा कचरा करते जाओगी आप सारी चीज़ें को रिलेटेड, क्योंकि कोर्ट की बात अलग रहती है, ठीक है। सो नो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर्स और अपील्स, interferes with the power of judiciary, replace high court for disputes under the SEBI Act। क्या लिखा? replace high court for disputes under the SEBI Act। SEBI Act में ये किसको अलग कर देता है? हाई कोर्ट को, ठीक है, और खुद ही सारा कुछ मैटर को सॉल्व करता है। SEBI की कौन करता है? अब लगता है कि यार ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि SEBI की मैटर्स को कौन सुनता है? ट्रिब्यूनल सुनते होंगे, देखेंगे, ये थोड़ा देखना ज़रा क्वेश्चन कि SEBI के से रिलेटेड मैटर्स कौन सुनता है, ठीक है। नाउ सबवर्ट्स सेपरेशन ऑफ पावर एज अपॉइंटेड, कंट्रोल्ड एंड मेंड बाय एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहते हैं ना ऑफिसर, ठीक है, जुडिशल से भी आते हैं। हमने टेक्निकलिटीज़ कहकर पूरा कचड़ा कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से भी लोगों को भेज रहे हैं। नाउ inadequate वर्कफोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स, भाई देखते हैं क्या अच्छा है इसमें और क्या अच्छा है। सिग्निफिकेंस है, फिर कंसर्न्स और वे अहेड है। सिग्निफिकेंस की बात करें सो स्पेशलाइजेशन है। This specialization ensures that cases are adjudicated by individuals with a deep understanding of the relevant legal and technical issues, ठीक है, जिनको सारा कुछ पता रहेगा, वही स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सो स्पीडी रेजोल्यूशन, दिस इज़ particularly important in areas where timely decisions are crucial, such as services matters, tax disputes and environmental issues, ठीक है। तो ऐसे मैटर जहाँ पे जल्दी डिसीजन करना है वहाँ पे ये हेल्प करता है। रिड्यूस केस लोड, बाय हैंडलिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केसेस ट्रिब्यूनल्स कंट्रीब्यूट टू द रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन ट्रेडिशनल कोर्ट्स, हेल्पिंग टू एड्रेस द इशू ऑफ जुडिशल बैकलॉग, ठीक है। तो ये जुडिशल बैकलॉग को कम करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, ट्रिब्यूनल्स आर जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड विद बेंचेस लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, कोर्ट जैसे नहीं है, ठीक है। नाउ efficiency in service matters, administrative tribunals such as the central administrative tribunals expedite the resolution of the services related matters for government employees, ठीक है। तो efficiency रहती है, ठीक है। administrative tribunals such as the central administrative tribunal expedite the resolution of services related matters for government employees। ना concerns with tribunals, क्या concerns हैं? Lack of independence. Critics argues that certain tribunals might not be entirely independent as their members are often appointed by the government, ठीक है। This raises concerns about the potentials for undue influence or interference in the decision making, ठीक है। Now in 2019, the Supreme Court reiterated that the lack of judicial dominance in selection committees of tribunals violates the doctrine of separation of power, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा ही फिर आप बड़ा करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, तो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है। पेंडेंसी ऑफ केसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन 2021 द
AEFT कुछ ट्रिब्यूनल है, had 18,829 cases. The lack of human resources is observed to be one of the key reason for the accumulation of pending cases in courts. Terms of office की बात करें so in 2019 Supreme Court stated that a short tenure of members along with provisions of reappointment increases the influence and control of the executive over the judiciary. समझो ज़रा ध्यान से. Supreme Court stated that the short tenure of members along with provisions of reappointment increases the, ठीक है, तो इसलिए यार ये रहता होगा कुछ, इसको ज़रा समझना बाद में. Short tenure of members along with the provision of reappointment increases the influence and control of the executive over the judiciary. क्यों भाई? जुडिशरी का भी तो जो जुडिशल मेंबर हैं उनका भी तो रीअपॉइंटमेंट होता होगा ना. समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? समझो ज़रा ध्यान से. समझ लो मैंने कोई भी ट्रिब्यूनल बनाया, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव के भी मेंबर्स आए, जुडिशल के भी मेंबर्स आए, ठीक है. अब मैंने क्या किया, दोनों जो ग्रुप से मेंबर आए हैं उनका 4 साल का पीरियड है, टर्म है, ठीक है. शॉर्ट टेन्योर है, ठीक है. रीअपॉइंटमेंट का भी प्रोविज़न है. तो मैं जुडिशल मेंबर्स को भी कहूँगा कि यार आप भी रोके रहो, और एडमिनिस्ट्रेटिव से भी कहूँगा कि आप भी रोके रहो. तो अब मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्यों एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या लिख रहा था, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर द जुडिशरी, क्या पता कैसे हो रहा है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है. नाउ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर्स adopted by different tribunals can vary widely, leading to inconsistency in the application of legal principles and potential confusion for litigants. ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है क्योंकि भाई कोई कानून का ना होना यानी कुछ भी कानून होना, ठीक है. ओवरलैपिंग जरिस्डिक्शन की बात करें, सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ ओवरलैपिंग जरिस्डिक्शन बिटवीन ट्रिब्यूनल्स एंड रेगुलर कोर्ट्स लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है. तो ओवरलैपिंग जरिस्डिक्शन हो सकता है, ठीक है. नाउ कंसर्न्स रिगार्डिंग टेक्निकल मेंबर्स इन सर्टेन ट्रिब्यूनल्स, टेक्निकल मेंबर्स में लैक लीगल क्वालिफिकेशंस, ठीक है. नाउ भाई ये कुछ ब्रांचेस वगैरह हैं. प्रिंसिपल ब्रांच हमें पता है दिल्ली में है, एनसीटी एरिया में. इलाहाबाद ब्रांच है, लखनऊ बेंच है, कटक ब्रांच बेंच है, बेंगलुरु बेंच है, मद्रास बेंच है. हमारी मध्य प्रदेश की बस देख लो, बस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जबलपुर बेंच है. ओ गॉड, ट्रिब्यूनल वाली है, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाली जबलपुर बेंच है, ठीक है, ठीक है. फिर सर्किट सिटिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें, सो जबलपुर बेंच में इंदौर, ग्वालियर और बिलासपुर ये सर्किट सिटिंग है, ठीक है. सो जबलपुर बेंच की यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दोनों की सर्किट सिटिंग कहाँ कहाँ होगी, इंदौर, ग्वालियर और बिलासपुर. लेकिन सर्किट सिटिंग कहाँ होती है, हाई कोर्ट में होती है ना. कहाँ होती है सर्किट सिटिंग, कहाँ होती है सर्किट सिटिंग, कहाँ पढ़ा था ना सर्किट सिटिंग, सर्किट सिटिंग कुछ पढ़ा था ना हमने, कहाँ पढ़ा था सर्किट सिटिंग, देखो जल्दी भाई, सर्किट सिटिंग कहाँ पढ़ा था. देखो मिल तो एक ही बार में जाना चाहिए. सर्किट सिटिंग कहाँ पढ़ा था, सर्किट सिटिंग सर्किट सिटिंग कहाँ पढ़ा था. मेन जो है वो बस पढ़ो बस. सर्किट सिटिंग कहाँ पढ़ा था, गजब ही लोग हो यार.
कहाँ पढ़ा था सर्किट सिटिंग? सर्किट सिटिंग कहाँ पढ़ा था? इसमें हो सकता है ये है, समझो ज़रा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है इसकी 19 रेगुलर बेंचेस हैं, जिसमें 17 ऑफ ऑपरेट एट द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट, तो ये इंदौर, ग्वालियर और बिलासपुर क्यों बता रहे हैं फिर? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा वैसे ये है क्या। एक बार और देखो, सर्किट सिटिंग हेल्ड एट, कहाँ पे? हाई कोर्ट में होती है ना, सर्किट सिटिंग तो हाई कोर्ट में होती है ना, तो जबलपुर बेंच की फिर ये मध्य प्रदेश और सर्किट टेरिटोरियल जरिस्डिक्शन ऑफ द बेंच। जबलपुर बेंच की जो सर्किट सिटिंग होती है वो इंदौर, ग्वालियर और बिलासपुर में क्यों हो रही है? और हमें तो पता है कि भाई सर्किट सिटिंग का जो कहाँ होता है, सर्किट सिटिंग, सर्किट सिटिंग होता कहाँ है? पर एक लाइन को ध्यान से सुनो, इसमें क्या लिखा है? These benches also hold circuit sitting at other seats of high court. अदर सीट्स ऑफ हाई कोर्ट, ये कुछ रहता होगा, जब आप कल हाई कोर्ट पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, जैसे इंदौर, ग्वालियर और बिलासपुर में कुछ तो ऐसा होगा कोर्ट से रिलेटेड, जो तभी तो भाई हमने जबलपुर बेंच का दिया है ना। ठीक है, सो फाइनली वी आर डन विथ ट्रिब्यूनल्स। जय हिंद।